नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम जो है बात करेंगे कक्षा 11 को लेके। और कक्षा 11वीं में अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी अनिवार्य का। और हिंदी अनिवार्य में भी अपन जो पुस्तक की बात करेंगे वो है अपनी आरोह है भाग 1। और आरोह है भाग 2 जो है वो अपनी 12वीं क्लास में चलती है। आरोह है भाग 1 11वीं की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे गद्य खंड के पहले पाठ को लेके। पहला पाठ हमारा जो रहेगा वो मुंशी प्रेमचंद का रहेगा, नमक का दरोगा। और पाठ पढ़ने से पहले जो है वो हमें इसका करना है कवि परिचय, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है। आपको बुक में सारा मिलेगा। बुक में बहुत ज़्यादा जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है वो यहाँ पर इसका कवि परिचय जो है वो करवाया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का अपन पहले कवि परिचय करेंगे, उसके बाद में जो है इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में कंप्लीट जो अपना पाठ है उसको लेके अपन बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जो परिचय है वो अपन करते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था धनपत राय। याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, धनपत राय है। और इनका जन्म जो है वो 1880 ईस्वी को लम्ही नामक गांव जो कि उत्तर प्रदेश में है वो माना जाता है। आगे बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो 1936 ईस्वी को हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 1880 में जन्म हुआ है और 1936 को मृत्यु हुई है। यानी 20 साल आप कर लीजिए 1900 से, इधर 20 साल है उधर 36 है। ठीक है, देखिए आगे बात करें प्रमुख रचनाओं को लेके। तो रचनाएं देखिए, उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास इनकी याद रखने हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, कर्म भूमि है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, गोदान है। ये आपको याद रखने हैं। उपन्यासों के नाम आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। इसकी कोई ट्रिक वगैरह आपको होती नहीं है। ट्रिकों से ट्रिक आप कितनी अपनाओगे, ठीक है। तो ट्रिकें वगैरह ज़्यादा काम में नहीं लिया करें, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है। वो एक रटा रटाया काम होता है जो कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सारी नाम या जो है आपको याद रखने हैं। आगे मैं बात करूँ कहानी संग्रह को लेके, तो कहानियाँ देखो इनकी एक है सोजे वतन, सबसे पहले कहानी मानी जाती है। मानसरोवर जो कहानी है वो आपको मिलेगी 8 भागों में। और एक है गुप्त धन, ये आपको कहानी जो है वो 3 कहानियाँ मिलेंगी। मानसरोवर कहानी जो है उसके 8 भाग आपको मिलेंगे। ठीक है। नाटकों की मैं बात करूँ तो करबला है, संग्राम है, प्रेम की देवी है, ये इनके प्रमुख नाटक रहेंगे। और निबंध की मैं बात करूँ तो कुछ विचार है और विविध प्रसंग इनके प्रमुख निबंध माने जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदी साहित्य के शिखर पुरुषों में इनकी जो है वो गणना की जाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ये पुरुष माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। उनका बचपन जो है वो अभाव में बीता था, बहुत कुछ इनके पास नहीं था कि वो आगे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें, बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था इनकी हो सके, ऐसा कुछ नहीं था। और बीए तक की जो है शिक्षा इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो रेगुलर तरीके से प्राप्त की थी। और बाद में इन्होंने जो है वो अंग्रेजी में जो है वो एमए भी किया है। और हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। और जीवन यापन के लिए जो है वो इन्होंने नौकरी करनी पड़ी है, क्योंकि जीवन जो है वो काफ़ी कठिनाइयों से बीता था। तो नौकरी करना ज़रूरी हो गया था और इसीलिए जो है वो इन्होंने नौकरी को अपनाया था। नौकरी की भी है। लेकिन देखिए महात्मा गांधी का जो 1920 में जो था, 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, उसमें ये सक्रिय होने के कारण जो है इन्होंने नौकरी से जो है वो त्यागपत्र भी देना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार के ये खिलाफ हो गए थे। लेकिन फिर भी देखो लेखन कार्य जो था वो जारी रखा था, लिखना जारी रखा था, लिखना इन्होंने कम नहीं किया था। तो पत्नी थी इनकी शिवरानी देवी के साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो आंदोलन में हिस्सा भी इन्होंने लिया है। पूरा परिवार जो है, मैं कहूँ तो इनकी पत्नी जो है वो भी इसका पूरा सहयोग इसमें कर रही है। और जीवन में देखो इन्होंने यथार्थ और आदर्श दोनों चीज़ों को अपनाया है। यथार्थ का भी इन्होंने अपनी कहानियों में इस्तेमाल किया है, बल्कि यथार्थ के साथ साथ मैं कहूँ तो आदर्श जो रहे हैं, आदर्शोन्मुख जो इनकी विचारधारा है वो भी उसमें साथ साथ रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन कहा जाए तो प्रेमचंद्र को ही जो है वो केंद्र में रख कर किया गया है। जैसे प्रेमचंद्र उत्तर पूर्व काल, प्रेमचंद्र का पूर्व काल, आदिकाल, वैसे इसमें जो है इनको जो है जोड़े गए हैं। इसमें आपकी बुक में सारे दिए गए हैं नाम वगैरह, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। प्रथम उपन्यासकार जिसने कहानी और उपन्यास विधा को जो है वो कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकल कर, यानी उस समय जो है सिर्फ कल्पना का सहारा लिया जाता था, लेकिन इन्होंने जो है वो किसको अपनाया था, यथार्थ को अपनाया था। रोमानियत एक रोमानी जो विचारधारा थी उसके अनुसार जो है वो चल रहा था सिस्टम सारा का सारा, वो इन्होंने यथार्थ में ला के खड़ा किया है। ठोस ज़मीन पर जो है इन्होंने प्रतिस्थापित किया।
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है यथार्थ और आदर्शवाद, दोनों को इन्होंने जो है वो अपनाया था। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके पाठ परिचय को लेके। जो अपना यहाँ पर पाठ रहेगा नमक का दरोगा। नमक का जो दरोगा है वो पाठ क्या है, उस पाठ में क्या दिया गया है, सारी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कहानी दी गई है जिसका नाम है नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन इसका 1914 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक जो है वो ये मानी जाती है, जिसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण, जो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उसके रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे की हम बात करें कि यह धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर किसकी जीत है भाई, धर्म की जीत की यह कहानी हम कह सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक रहेगी। धन और धर्म हम क्रमशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, अच्छाई और बुराई अपन जिसको कहें, असत्य और सत्य इत्यादि भी अपन कह सकते हैं। यानी सद्वर्ती है, असद्वर्ती है, वर्ती अच्छे कार्य करने वाली, है ना। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः है पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक दो पात्रों से किया गया है। प्रतिनिधित्व कहानी इन दोनों का ही करती है। ईमानदार है कौन, कर्मयोगी है कौन, मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद, खरीदने में असफल रहता है, सेठ है कौन है, अलोपीदीन है। अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है, नौकरी से उसे निकलवा देता है। लेकिन अंततः सत्य के आगे जो है वो सिर झुकाना ही पड़ता है, और वैसा ही हुआ है। आगे यही होता है, सत्य के आगे जो है वो सिर झुकाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ में अपनी सारी जायदाद जो है उसका स्थायी मैनेजर तक वो नियुक्त कर देते हैं। मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकाला, उसके बाद में उसको अपनी जायदाद का सर्वश्रेष्ठ जो पद होता है, यानी पूरी जायदाद का मालिक जो था वो उसको बना दिया था, स्थायी मैनेजर उसको बना दिया था। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में जो है वो निवेदन भी करता है। क्या करता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कौन से वाला? कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं जो है वो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर जो है वो करती है। देखो जो पंडित वंशीधर था, मुंशी वंशीधर जो था वो रिश्वत नहीं लेता है, भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं है, लेकिन अलोपीदीन जो है वो अपने पैसों के बल पर उसको जो है बर्खास्त करवा देता है। ठीक है, और ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर जो है वो इस कहानी में बड़ी खूबी से जो है वो दर्शाई गई है कि किस प्रकार अभिमन्यु जिस प्रकार बेबस था उसी प्रकार यहाँ पर वंशीधर भी जो है वो भी बेबस नज़र आता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देगा। अगर जैसे मान लो वो कहानी वहीं पर ही ख़त्म कर दी जाती कि पैसे के आगे जो है वो झुक गया था, तो वहाँ पर वो निराशावाद की भावना जो है वो व्यक्तियों में नज़र आती। लेकिन मानव चरित्र से हमारा विश्वास जो है उस समय उठ सकता था। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई जो है वो वहाँ पर नज़र आने लगती थी, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया, कहानी को आगे बढ़ाया और वहाँ पर जाकर वो उन्होंने जो है वो लास्ट में धर्म की विजय पर उनकी जो पताका है वो वहाँ पर लहराई थी। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ में होता है, ताकि किसी को भी जो है अच्छाई से, सत्यता से जो है विश्वास नहीं उठे। सभी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ऐसा विश्वास लोगों को वो दिलाना चाहते हैं। ठीक है, एक संदेश उन्होंने, बढ़िया संदेश जो है वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा पाठ। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।